मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था वेपराइजेशन क्या होता है, यानी कि जो लिक्विड से वेपर बनने तक की प्रक्रिया को ही वेपराइजेशन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। और लिक्विड से वेपर बनने का जितना टाइम होता है उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कुछ लो टेम्परेचर पे लिक्विड वेपराइजेशन होता है, कुछ हाई टेम्परेचर पे हो जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, यानी कि ये प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता है, बट चेंज कब होता है, समर वाइज। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जब हम किसी लिक्विड को वेपराइजेशन करते हैं तो वो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में आ जाता है, इक्वल हो जाता है, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जो लिक्विड जल्दी वेपराइजेशन हो जाता प्रोड्यूस कर देता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, जो देर में होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इन सब को नोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था टेम्परेचर इज इंक्रीज, दैट मीन्स वेपर इज ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, एग्जाम्पल भी बताया था, मतलब डिस्कस हो गया था। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिमूवल और वाटर, जल्दी पानी रिड्यूस हो जाता है। जो कॉन्सेंट्रेट मतलब होता है कि वो जो लिक्विड हम वेपराइजेशन कर रहे हैं वो कॉन्सेंट्रेट है, वो धीरे 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 पानी उसका उड़ता जाएगा और वेपराइजेशन होता जाएगा, वेट रिड्यूस हो जाता है। फैक्टर में हम लोगों ने टेम्परेचर पढ़ा था। टेम्परेचर में क्या, द रेट ऑफ वेपराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी कि जितना हाई टेम्परेचर होगा उतने जल्दी वेपराइजेशन होगा, मतलब उतना फास्ट वेपराइजेशन होगा। टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ इवेपरेशन, देखिए टेम्परेचर एंड टाइम, यानी कि देखिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हीट में, बहुत ज़्यादा हीट पाने पे वो डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, यानी ख़राब हो जाते हैं। और बहुत लो में वो, मतलब उस तरीके से बहुत लो में भी वो डिकम्पोज हो जाते हैं। इसीलिए अधिकतर ये केस थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट में होता है, यानी थर्मोलेबाइल यानी जो प्रोडक्ट हीट के कांटेक्ट में आके ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं, जैसे आपका ट्रे ड्रायर हो गया, ओपन पेन हो गया, फिल्म एपोरेटर हो गया। तो ये सब क्या होता है, ये टाइम के अकॉर्डिंगली जिस टाइप का प्रोडक्ट हमें, जिस टाइप पे, जिस टेम्परेचर पे हमें ऑपरेशन करना है, ठीक है, वो सब हम लोग इसमें मेजर करते हैं टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ ऑपरेशन में। ठीक है, टेम्परेचर एंड मॉइस्ट कांस्टेंट, देखिए मैंने बताया ना कि जैसे बहुत ज़्यादा हीट मिलने पर कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस करने लगते हैं। इसीलिए पहले उनको धीरे 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 गर्म करते हैं। जब वो धीरे धीरे गर्म करने के बाद तब उनका हीट जो है वो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जिससे वो डिकम्पोज नहीं होते और ख़राब नहीं होते। थर्मोलेबाइल के केस में भी ऐसा ही है। फिर नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, यानी कि इसमें यह है कि किस टाइप का हमें प्रोडक्ट मतलब रिक्वायर्ड चाहिए। जैसे थर्मोलेबाइल हो गया तो उसके लिए कैसा टेम्परेचर रखें, अगर जो थर्मोलेबाइल नहीं है उसके लिए कैसा टेम्परेचर रखें, तो ये प्रोडक्ट हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन मैंने बताया था कि यानी कि वो जो सोल्यूशन हम बना रहे, वेपर कर रहे हैं, वेपराइजेशन हो रहा है, तो वो तो कांस्टेंट रहेगा, उसका कंसंट्रेशन बिगड़ेगा नहीं, बस वो धीरे 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 प्रोड्यूस, मतलब वेपर को प्रोड्यूस करता रहेगा, वो कॉन्सेंट्रेट रहेगा। ठीक है, सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने जल्दी वेपराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम लोग छत पे गेहूं फैलाते हैं ना, तो वो थोड़े में तो हम लोग फैलाएंगे तो कैसे पूरे जगह हीट कवर कर पाएगा। जब उसको एकदम फैला देते हैं तभी तो वो हीट कवर करता है ना। तो इसीलिए यही एग्जाम्पल है, जैसे कि ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और वो जल्दी वेपराइजेशन हो जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड टू बी वेपराइजेशन, यानी जिस वेपर प्रेशर जो हमें लिक्विड, हम वेपराइजेशन करवा रहे हैं उसका हमें वेपर प्रेशर भी मेंटेन करना रहता है। मतलब टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तभी वेपर प्रेशर भी मेंटेन रहेगा। अब आते हैं इवेपोरेटर पे। इवेपोरेटर क्या होता है, जिसकी हेल्प से हम इवेपोराइजेशन करवाते हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में इवेपोरेटिंग पैन है और एक है इवेपोरेटिंग स्टील। ठीक है, तो पहला हम पढ़ लेते हैं इवेपोरेटिंग पैन क्या होता है। देखिए ध्यान सुनिएगा, ये एक स्फेरिकल टाइप का होता है। स्फेरिकल क्या होता है पता है आपको, जैसे ये गोला है, इसको हाफ कर दीजिए तो ये आधे भाग में हो गया ना, तो इसको हम लोग स्फेरिकल कहते हैं। तो ये एक स्फेरिकल टाइप का पैन होता है, केटल होता है। ठीक है, तो वो स्टेनलेस स्टील का होता है ये। फिर इसके नीचे एक कॉपर टाइप की जैकेट लगी रहती है। ठीक है, जैकेट लगी रहती है। तो ये इसका, ठीक है, पहले इसका प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है ये, इसका प्रिंसिपल होता है इवेपोरेशन, यानी कि बेस्ड ऑन इवेपोरेशन, यानी कि जो इवेपोरेशन प्रोवाइड करवाता है विद द हेल्प ऑफ स्टीम। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, ये एक केटल होता है स्टेनलेस स्टील का।
ठीक है। फिर नीचे उसके एक जैकेट कॉपर की फिट होती है, ठीक है। फिर आउटलेट होता है, इनलेट होता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट आउटलेट है और ये कंडेंस्ड आउटलेट है, ठीक है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। वर्किंग इसकी कैसे होती है, देखिए जो ये केटल है स्टेनलेस स्टील का, इसमें हम लोगों ने अपना सोल्यूशन, जो भी हमें लिक्विड वेपराइजेशन करवाना उसको हम लोगों ने भर लिया, ठीक है। फिर यहाँ से एक मोटर लगी होती है, ठीक है, जिससे हम लोग स्पीड मेंटेन करते हैं। तो वो मोटर लगी होती है, जब उसको हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे वो जो स्टीम है, यानी कि जो एक वाटर का बैग लगा रहता है उसमें कंटिन्यूसली पानी आता रहता है और यहाँ से वो स्टीम प्रोवाइड करवाता है, तो वो स्टीम अंदर जाती है, ठीक है। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, फिर वाटर वेपरेट हुआ, फिर स्टीम जो है वो अंदर आने लगी, ठीक है। स्टीम की हेल्प से, यानी कि जब स्टीम प्रोवाइड होगा तो हीट जनरेट होगी, ठीक है। हीट जनरेट होगी तो वेपर अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही प्रोसेस है कि इसमें हमें जो लिक्विड का, हमें जो सैंपल का हमें वेपरेशन करवाना उसको हम इसमें फिल करते हैं। फिर यहाँ से मोटर स्टार्ट करते हैं तो वो कंटिन्यूसली पानी फ्लो होता है। फिर यहाँ से वो स्टीम बन के अंदर जाता है, ठीक है। स्टीम बन के अंदर जाता है, उसके बाद वो हीट प्रोवाइड करवाता है और वो लिक्विड वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से वो एयर भी निकलती है, ठीक है। तो जैसे एयर कंटिन्यूसली निकल रही है तो वो ठंडा भी तो हो रहा है ना, बीच में ठंडा भी तो हो रहा है। तो कंडेंस में आउटलेट में क्या होता है, जब से ठंडा होता है तो जो लिक्विड, जब ठंडा होने लगेगा वेपर तो लिक्विड बनने लगेगा, तो यहाँ से लिक्विड आउटलेट निकलता है, ठीक है। यहाँ से लिक्विड निकलेगा और वो वेपर तो ऊपर से निकलेगा, और जो स्टीम जा रहा है वो धीरे धीरे ठंडा होगा, तो जब वो लिक्विड ठंडा होकर लिक्विड बनेगा तो ये लिक्विड यहाँ से प्रोड्यूस होता रहता है, वो कंटिन्यूसली प्रोसेस होता रहता है। तो इसका यही काम है, यानी कि लिक्विड भरा, फिर उसको स्टीम प्रोवाइड करवाया, तो स्टीम से हीट जनरेट हुई तो वो वेपर बनना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से हम लोग स्पीड भी मेंशन कर सकते हैं, बस ये थर्मोलेवाइल सब्सटेंस के लिए नहीं होता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, ये सिंपल इक्विपमेंट है, बहुत चीप होता है, मतलब बहुत सस्ता आता है। ये पर्पस ऑफ, यानी लिक्विड पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इकोनॉमिकली देखा, मैंने बताया था ये बहुत सस्ता होता है। इजी टू क्लीन, यूज़ एंड मेंटेन, यानी कि इसको क्लीन और यूज़ मेंटेन दोनों हो सकता है। ये कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज टू पुअर सॉलिड गेट डिकम्पोज्ड विद द कवर ऑफ। देखिए मैंने क्या बताया था इसमें, डिसएडवांटेज हमने क्या बताया था कि जब हीट ज़्यादा होने लगेगी, अगर इसमें हम कोई थर्मोलेवाइल सब्सटेंस रख दिया, जब या ऐसा जो बहुत जल्दी ऑपरेट हो जाएगा पूरा, तो जब हीट ज़्यादा होने लगेगी तो प्रोडक्ट डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए भी हम इसमें कुछ प्रोडक्ट तो नहीं करते हैं, ठीक है। ये सूटेबल कंसंट्रेशन ऑफ थर्मोरिबाइड का मैंने बताया था ना, नॉट सूटेबल फॉर थर्मोरिबाइड कॉन्स्टेंट्स के लिए, यानी कि इसका ये है कि इसमें हम स्पीड मेंशन कर सकते हैं पर उतनी नहीं जितनी हम लोग हरदम में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। अब नेक्स्ट है इवेपोरेशन स्टील। देखिए इवेपोरेटेड स्टील में क्या होता है, सारा प्रोसेस इसका पैन की तरह होता है, बस इसमें ये ढका रहता है, ये कंडेंसर से फिट रहता है। सारा प्रोसेस ये होता है कि यहाँ से स्टीम पास कराई जाती है, यहाँ मोटर लगा रहता है, यहाँ पे कंटिन्यूअस वाटर आता रहता है, यहाँ पे मोटर स्टार्ट किया, वाटर फिल हुआ, स्टीम प्रोवाइड हुआ, वही कॉपर की जैकेट है, यही स्टेनलेस स्टील है। सारा प्रोसेस इसका यही होता है। बस इसमें क्या है कि जो वेपर बनता है वो डायरेक्ट आके यहाँ वाटर रहता है, जो वेपर डायरेक्ट आता है यहाँ पे तो वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अगर वो वेपर हीट में आ रहा है फिर यहाँ कूल हो रहा है तो ठंडा हो जा रहा है। तो जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो यहाँ से हमें कलेक्ट हो जाता है, यानी कि हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट यहाँ से कलेक्ट हो जाता है कि हमें इसमें हम थर्मोरेबाइल सब्सटेंस को कर सकते हैं, जैसे टाइल अल्कोहल हो गए, जो महंगे सॉल्वेंट हैं जिनको हमें ज़रूरत, मतलब ये हम लोग चाहें कि वो एवरेशन हो के हमें प्रोडक्ट मिल जाए, वो पूरा बाहर ना निकले, तो उसके लिए हम इस स्टील का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें बस यही है कि इसमें कंडेंसर ऐसे फिट रहता है, वेपराइजेशन जब होता है तो वो अंदर आके पूरा ठंडा होके प्रोडक्ट हमें यहाँ फाइनल मिल जाता है, और इसमें ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इसमें हम थर्मोलेबाइल और महंगे सॉल्वेंट नहीं करते, सिर्फ नॉर्मल सॉल्वेंट करते हैं जिसका वेपरेशन होना भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, ये भी सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, इजी टू क्लीन होता है। इंक्रीज इसका स्पीड हम लोग इंक्रीज कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि हम लोग कॉस्टली सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। रिड्यूस प्रेशर टू द वैक्यूम से हम लोग उसका प्रेशर रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है हीटिंग सरफेस एरिया बहुत लंबा है, इसका सरफेस एरिया बहुत लंबा नहीं होता है, बहुत थोड़ा होता है, ठीक है, सफिशिएंट होता है,
ठीक है। नॉट सुइटेबल फॉर, यानी कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, देखिए इसमें हीट प्रोवाइड होगा तो ये हीटिंग ज्यादा करेगा, ठीक है। तो कुछ जो बहुत सेंसिटिव होते हैं थर्मोलेबाइल सब्सटेंस, उनके लिए भी ये सही नहीं होता है। नेचर, ठीक है। और कोफिशिएंट होता है ट्रांसफर इंटर पुअर हीट, यानी कि ये हीट ट्रांसफर के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इतना हम लोग का ये खत्म हो गया है, ठीक है। हम लोग का इवैपोरेशन चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्टिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नया चैप्टर है डिस्टिलेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।